हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और आज हम लोग देख रहे हैं पर्ट का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने कल लास्ट क्लास में पर्ट एनालिसिस देखा था, उसमें हम लोग इवेंट के मतलब जो भी एक्टिविटी था उन सब के टाइम के कैलकुलेशन के बारे में देखा था। और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। आज पर्ट एनालिसिस में ही हम लोग देखेंगे अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ये टोटल प्रोजेक्ट के बारे में जैसे बताता है। इसमें क्या है कि ये एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। कल जो हमने लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, तो वो था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। लेकिन अभी ये जो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो कल हमने ये भी बताया था कि जब हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये कोई भी अब पार्ट एनालिसिस हो या फिर सीपीएम एनालिसिस हो, दोनों में क्या होता है कि अगर हम पूरा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये फॉलो करता है अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात किया जाता है यहाँ पर, तो वो क्या फॉलो करता, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी तो हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए जहाँ भी अब जैसे ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग किसको फॉलो करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी एपेक्स बनता है यानी जो भी पीक पॉइंट होता है, वहाँ के अबाउट आप लेफ्ट साइड का ग्राफ देखिए या फिर उसके राइट साइड का ग्राफ देखिए, दोनों मिरर इमेज के जैसा होता है, यानी कि दोनों सिमेट्री होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ आपका इस शेप में ऐसे बनता है, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ जैसे ये पिक है तो इस पॉइंट के आप इस साइड देखिए, मतलब इसके लेफ्ट साइड देखिए या फिर राइट साइड देखिए, दोनों साइड में आपको ये मिरर इमेज की जैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो है यहाँ ये कहाँ पर था, एक्सपेक्टेड टाइम पे था, तो ये है आपका टी। यहाँ पर देखिए कैपिटल टी लिख रहे हैं। कैपिटल टी क्या आपका शो करता है, वहाँ पर स्मॉल टी था एक्टिविटी के बारे में, स्मॉल टी क्या था, एक्टिविटी के बारे में। और कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी आपका पूरा प्रोजेक्ट की बात करता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम स्मॉल टी लिखें तो स्मॉल टी किसके बारे में था, एक्टिविटी का टाइम था, एक्टिविटी का टाइम था, ठीक है। एक्टिविटी टाइम था अपना जो भी हो। और कैपिटल टी लिख रहे हैं तो कैपिटल टी आपका प्रोजेक्ट के टाइम बताता है। तो देखिए अभी तो हम लोग यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बड़ा वाला टी से लिख दिए। अब इसमें क्या बोलता है कि अब जो हमने लास्ट क्लास में सिग्मा पढ़ा था, सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था ये आपका, ठीक है। तो सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो डेविएशन का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा जो इसका मेन यहाँ पर होना था अब थोड़ा सा डेविएट हो गया, यानी थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट चला गया वैसे, ठीक है। तो अगर इस साइड में हम जाते हैं तो प्लस ले लेंगे, इस साइड आते तो माइनस ले लेंगे। तो इस साइड में देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस पर, यानी कि सिग्मा डिस्टेंस पे हम मान के चल रहे हैं। ये कहाँ पर है, टी प्लस सिग्मा डिस्टेंस पर, ठीक है। और थोड़ा और उधर एक सिग्मा और गए तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे हम, ये पहुँच जाएंगे टी प्लस 2 सिग्मा पे, ठीक है। उसी तरह से और हम इधर चले जाते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पहुँचे, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, टी प्लस में 3 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम इधर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है 1 सिग्मा, यानी कि टी फिर माइनस में सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में तो निगेटिव ले रहे हैं। उसी तरह से और इधर आए, ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सटा सटा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये क्या है, टी माइनस में 2 सिग्मा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ मान लीजिए ये क्या हो जाता है, टी माइनस में 3 सिग्मा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब कहने का ये मतलब है कि आपका ये जो ग्राफ बना है, मेन तो आपका टी यहाँ पर है, यानी कि टी पर कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का कितना चांस है, 50% होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका है, इस साइड में आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा,
ठीक है। इस साइड में आपका प्रोबेबिलिटी था, इस साइड में आपका एक्सपेक्टेड टाइम था। ठीक, तो अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी बताइए कि टी पर, मतलब टी टाइम पर अगर देखा जाए, ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट आप बताइए कि टी टाइम पर कितना % प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें आपको पूछेगा, इसमें आपको जैसे पूछ देगा कि टी टाइम पर कितना लग सकता है, फिर पूछेगा कि आपका टी के बाद प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा में कितना लग सकता है, ऐसे करके पूछता है। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ हम और देख लें, इसमें क्या देख लेते हैं ना, कि जैसे देखिए मैक्सिमम आपका इसके बीच का डिफरेंस जो है कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टाइम ये लग रहा है, तो मैक्सिमम टाइम कल हम पढ़े थे, कल हमने 3 टाइम एस्टिमेट किया था, हर एक एक्टिविटी के लिए हमने 3 टाइम निकाला था। क्या क्या था, T0 था, फिर TM था और TP था। ठीक है, TP क्या था, सबसे बड़ा वाला टाइम, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम ये लग रहा था, यानी सबसे वर्स्ट कंडीशन था। और T0 क्या था, सबसे अच्छा कंडीशन, मतलब सबसे कम टाइम लगने वाला। ठीक, तो हम यहीं से अगर हम इसका डिफरेंस देखें कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम करें, यानी कि क्या करेंगे हम, TP माइनस T0 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं कि TP माइनस T0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम आपका कितना लग रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी कि T प्लस 3 सिग्मा। देखिए क्या हो जाएगा, T प्लस में 3 सिग्मा और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, TP माइनस में T0, यानी कि ये वाला, यानी T माइनस 3 सिग्मा, यहाँ माइनस में कर देंगे TE माइनस में 3 सिग्मा। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, TP माइनस T0 इज इक्वल टू में देखिए T प्लस में, इधर माइनस में T तो खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 सिग्मा, फिर माइनस के बाद फिर माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये 6 सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा निकाल लेते क्या हो जाएगा, TP माइनस T0 अपॉन में 6, यही तो फार्मूला कल हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका यहाँ से ही आता है। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें आपको पूछेगा क्वेश्चन में, क्या बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है टी टाइम पे ही कंप्लीट हो जा रहा है। फिर पूछेगा कि और ये बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है टी माइनस सिग्मा से टी प्लस सिग्मा, यानी कि एक बार पूछ देगा आपका कि इस रेंज में बताइए प्रोबेबिलिटी। ठीक, फिर इसके बाद पूछ देगा ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का, यानी कि T माइनस 2 सिग्मा से T प्लस 2 सिग्मा तक का प्रोबेबिलिटी। फिर पूछ देगा T माइनस 3 सिग्मा से T प्लस 3 सिग्मा तक का प्रोबेबिलिटी। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस मैं एक टेबल यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इसी को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर डेविएट होने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ये कौन सा टाइम बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट, ये जो आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट को इस टाइम पर कंप्लीट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर इस रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी है, इस रेंज में मतलब हर एक रेंज में हमने दिया है। ठीक है, तो पहले देखिए ये जो एक्सपेक्टेड टाइम पे है, कल भी हम पढ़े थे, एक्सपेक्टेड टाइम पर कितना प्रोबेबिलिटी होता है, 50%। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा तो ये वाला पूछेगा, फिर ये लास्ट वाला पूछता है। ठीक है, तो आपको वैसे भी ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा के इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक, अब पूछता है कि T माइनस सिग्मा से T प्लस सिग्मा के बीच में। तो देखिए रेंज आप प्रोबेबिलिटी में ये पढ़े होंगे कि अगर छोटा सा रेंज में अगर हम बताते हैं कि हाँ इतना ही के रेंज में आएगा कोई भी वैल्यू, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। अगर वही वाइड रेंज, जैसे जैसे रेंज को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें कोई भी चीज़ को लाई करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर T माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा, यानी कि सिर्फ इतना का बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर T माइनस 2 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा की बात करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे हम, इतना दूर तक चलेंगे, यानी कि हमारे अभी यहाँ पर हम इसका रेंज बढ़ा दिए। तो
तो मतलब जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी कि वैसे वैसे ये इसका चांस भी कंप्लीट होने का ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, तो इसका जो है टी माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा के बीच में कितना होता है, ये होता है आपका 68% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये 68% प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूछता है टी माइनस 2 सिग्मा से प्लस 2 सिग्मा के बीच में, तो ये हो जाता है आपका 95% चांस है, 95% चांस है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर यही माइनस 3 सिग्मा से प्लस 3 सिग्मा में है तो ये कितना होता है आपका 99.7%। ठीक है, अब 100% कहना तो कोई ज़रूरी है नहीं, हो सके कभी कुछ वैसा भी इंसिडेंट हो कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक भी कंप्लीट ना हुआ हो, इसके बाद जाके कंप्लीट हो, इसीलिए हम लोग 99.7 रखते हैं, 100 नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेंज है, इसी रेंज में आपका ये आपका प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का ये सब प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नया सा टॉपिक देखेंगे इवेंट के बारे में, कि इवेंट का जो अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम है, ये सब जो हमने पढ़ा था उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इवेंट टाइमिंग के बारे में। इसमें दो टाइप के होता है, एक होता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम, जैसे पहला में क्या हो जाता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम। ठीक है, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये क्या बोल रहा है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड, माने सबसे पहले वो, मतलब कि कब वो जल्दी से जल्दी कब वो अकर कर जाएगा। अकर कर जाएगा कहने का मतलब कि वो इवेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर से एक चीज़ याद कीजिए, ये क्या है इवेंट के बारे में। तो इवेंट आपको बताए थे, इवेंट कहाँ पर होता है, जब भी होगा इवेंट तो नोड पर ही होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। ठीक है, कोई भी क्लोज शेप में। ठीक, तो जनरली हम लोग इसको सर्कल से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए क्या है कि हम एक रफली एक ऐसे ही डायग्राम लेते हैं अभी फिलहाल। देखिए, कुछ समथिंग मान लीजिए इस टाइप का डायग्राम है। यहाँ पर नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अपना ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी भी लिख दीजिए A B C D E। ठीक है, यहाँ से ये आपका एक्टिविटी है, ये इवेंट है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या बोल रहा है कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम बताइए, किसका, इवेंट का। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं सब किसका है, इवेंट का। तो अब बताइए कि ये जो एक्टिविटी ये जो इवेंट 2 है आपका, ये जो 2 इवेंट आपका पहले से पहले कब अकर करेगा, जब ये आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि कोई भी इवेंट कब अकर करेगा, जब इसके पहले वाला सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 पर कौन कौन सा, ये बार बार एक्टिविटी बोल रहे हैं, ये जो इवेंट है 2, इवेंट 2 पर कौन सा एक्टिविटी आ रहा है, एक्टिविटी ए आ रहा है। तो एक्टिविटी ए जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर 2 इवेंट तो अकर करेगा नहीं। ठीक, तो एक्टिविटी 2 को अकर करने के लिए क्या करना है, हमें एक्टिविटी ए को कंप्लीट होना पड़ेगा। तो एक्टिविटी ए के लिए मान लीजिए कुछ भी टाइम है अपना TE या फिर TI, कुछ भी मान लीजिए T1 2 ही मान लीजिए, 1 और 2, माने कि 1 और 2 इवेंट के बीच में जो भी इसका टाइम लग रहा है ये है। ठीक, अब देखिए ये इवेंट आपका कब अगर, ये इवेंट तो आपका पहले से ऑलरेडी अगर कर चुका है, यानी कि ये मान लीजिए ये सबसे पहले जब एक्टिविटी कंप्लीट हो गया होगा, और उसी टाइम जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे ही ये एक्टिविटी भी शुरू हो गया होगा, तो तभी तो ये सबसे पहले अगर करेगा। यानी कि इसको पहले अगर कराना है, यानी कि ये एक्टिविटी पहले हो जाए, ऐसा ये इवेंट मेरा पहले हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये आपका जो इवेंट है ये सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट होना, और इसके बाद जैसे ही ये आया वैसे ही हम यहाँ से अपना इस पर से जो एक्टिविटी जा रहा है
वो एक्टिविटी को हम कर दें, एक्टिविटी मेरा कंप्लीट होगा तो ये इवेंट आ जाएगा, यानी कि यही तो होगा सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे इसको अगर हम फार्मूला बेसिस पे अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हम एक ये मान लीजिए आई इवेंट है, यहाँ कहीं जा करके जे इवेंट आया, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है तो इसको टी आई जे इसको लग रहा है टाइमिंग इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। तो क्या करेंगे हम कि जैसे हमको क्या निकालना है, अर्लीस्ट अकरेंस, एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि हम जब भी एक्सपेक्टेड टाइम जो अर्लीस्ट वाला अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि इधर से कैलकुलेट होते हुए यहाँ चले जाते हैं। तो जैसे कि हमको ये जे पॉइंट का निकालना रहेगा, जैसे टी जे निकालना रहेगा मान लीजिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड टाइम है जे का, ठीक है, जे का हमको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसके लिए करेंगे कि ये इस इवेंट का जो अर्लीस्ट टाइम है, इवेंट का क्या टाइम रहेगा, मान लीजिए कि टी आई था, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ये वाला का टाइम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे हम ये एक्टिविटी को होने में जो टाइम लगा, यानी एक्टिविटी को होने में क्या टाइम लगा, टी आई जे, ठीक है। मतलब कि ये आपको जितना टाइम में हुआ अब प्लस में ये एक्टिविटी वाला टाइम जोड़ दीजिए, तो जो होगा वही आपका इसका टाइम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जैसे भी इन सबको आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनमें आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जैसे यहाँ पर सिंगल एक्टिविटी था, इस नोड पर जैसे हम कैलकुलेट किया इस इवेंट के लिए सिंगल एक्टिविटी था तो हमने बस एक से ऐसे कर दिया। अगर यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटी आके फिनिश हो रहा होता तो क्या करते हैं, जैसे देखिए इसी 5 वाले इवेंट को देखिए, 5 इवेंट पे क्या है, यहाँ से डी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रहा है और ई एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पर का देखिए, जैसे अगर हम इस 4 5 को लेकर कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं 4 का यानी कि T4 करते हैं, ये जो टी आई यहाँ पर लिखे यहाँ पर से T4 करते हैं और फिर क्या करते हैं ई का यहाँ से प्लस में ई का जो भी टाइम लग रहा है, एक्टिविटी ई को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लग रहा है, यानी कि टी ई करके या जो भी आप लिखे, यहाँ से इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, एक तो आप यहाँ से ऐसे पहुँच जाते हैं। फिर दूसरा यहाँ 2 और 5 इवेंट को देखें तो यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से आप लिखते हैं T2 और प्लस में एक्टिविटी डी को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है। ये जो एक्टिविटी का हम नाम जो सीधा सीधा लिख दिए हैं डी और ई, ये एक्चुअल में एक्टिविटी के कंप्लीट होने का टाइमिंग है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है, अब मान लीजिए इससे कुछ टाइम आया, इससे कुछ टाइम आया, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम। ये हम मैक्सिमम वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसका वैल्यू हम रफली मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आया 3 डेज, इसका वैल्यू आया 5 डेज। अगर हम मानते हैं कि स्मॉल वाला ही हम मान लें कि स्मॉल वाले पर ही ये इवेंट अकर कर गया, तो क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए डी आपका ये जो एक्टिविटी ई के लिए था 3 दिन में ही, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये 3 दिन में आपका ये इवेंट आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन इधर से अगर हम देखें ये वाला एक्टिविटी तो इसी इवेंट पर आ रहा है, लेकिन ये इवेंट तो आपका ये जो एक्टिविटी है आपका 5 दिन ले रहा है, यानी कि ये 3 दिन में आपका ये इवेंट यहाँ पर आकर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये एक्टिविटी तब तक तो यहाँ पर आपका ये इवेंट नहीं आ सकता है ना। क्यों, क्योंकि हमने पहले इसके बहुत पहले ही क्लास में हमने देखा है कि कोई भी इवेंट तभी आकर करेगा जब इसके पहले का सारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पर तो हम इधर से देख रहे हैं तो 3 दिन में ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये डी एक्टिविटी जो है, डी तो आपका 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, डी एक्टिविटी तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या होगा कि ये हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम के लिए। अगर यही आपका सेकंड में आपका रहता लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, ठीक है। तो लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम में क्या होता है, बस इसी का जस्ट अपोजिट चलते हैं हम। तो देखिए अपोजिट करने का ये मतलब हुआ, इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेशन था, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में
कहने का ये मतलब हुआ कि इधर में ये वाला टाइम में ये वाला जोड़ के यहाँ पहुँचते थे। अब हम लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम का कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे कि बाद वाला को जोड़ते हैं, माने बाद वाला को टाइम लेते हैं, इसमें से इस टाइम को घटा करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो बस इसका ये सिर्फ इतना चीज़ आपको याद रखना है कि ये आपका एक तो बैकवर्ड कैलकुलेशन से निकलता है, और दूसरा नंबर कि ये टाइम आपको वैसा होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल एक्टिविटी है, मतलब क्रिटिकल पाथ जो है, मतलब कि क्रिटिकल पाथ हम आपको आगे सीपीएम में पढ़ेंगे डिटेल में। क्रिटिकल पाथ से आप बस इतना ही समझिए कि जो लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा है, कि मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो भी पाथ ले रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारा यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो A प्लस डी आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर B प्लस C प्लस E का ज़्यादा टाइमिंग ले रहा है एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। मतलब जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होता है वही कहलाता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो यहाँ से लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम में क्या होता है कि क्रिटिकल पाथ को अफेक्ट ना करके, ठीक है, और उसके बाद जो भी आप कैलकुलेट करके जो टाइमिंग आ रहा है वो अपना हो जाता है। जैसे इसी में अगर हम देखें लेटेस्ट वाले का टाइम, जैसे TL अगर हम चेक करें, TL मतलब लेटेस्ट वाला टाइम है J के लिए, मतलब I के लिए। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर वाला का करेंगे, तो TLI अगर हम करें तो क्या हो जाएगा TLJ, मतलब कि J का लेटेस्ट अकरेंस टाइम, और इसमें से हम इसका ये एक्टिविटी का जो टाइम है इसको घटा देंगे TIJ। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आपका इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसका जब एक न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसका हम ये डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बस यही दो ही चीज़ ये आता है, इस टेबल के फॉर्म में ऐसे में देख लेते हैं। जैसे ये क्या अभी बोले थे हम, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड अकरेंस टाइम था, मतलब कि पहले से पहले कितना पहले है कि ये वाला आपका आकर कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम करते थे फॉरवर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, और इसके लिए क्या करते थे हम, लेटेस्ट वाले के लिए बैकवर्ड। तो लेटेस्ट अलाउेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखिए जैसे इसमें हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं एक अर्लीस्ट वाले के लिए, तो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड के लिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि हम इधर से राइट की ओर जाएंगे। और बैकवर्ड कहने का मतलब हुआ कि यहाँ देखिए ये जैसे एरो हमारा ऐसे जा रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर हम इधर से वापस मैंने एरो के अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन होगा। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हम फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि इसका टाइम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ये जो इवेंट है ये TEJ का मतलब क्या हुआ कि E से हो गया अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, और T से हो गया टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड है और टाइम है, और किसका है, J का, J इवेंट का ये टाइम है। ठीक है, कि J इवेंट जो है आपका कब अकर करेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या हम करते हैं कि जैसे हमको इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो TEJ इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे, ये TEI क्या है कि इस इवेंट का, ठीक है, मतलब ये जो I इवेंट है, I इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, यानी कि TEI। और इसमें क्या करेंगे, अब ये वाला जो एक्टिविटी का टाइम है ये ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस में TIJ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। लेकिन आप फार्मूला पे ध्यान ना दीजिएगा, आप मेन कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो आपको बहुत सारा फार्मूला हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में आपको फार्मूला मिलेगा, आप कितना फार्मूला याद कीजिएगा। तो जहाँ पर है कि हाँ अगर कंसेप्ट समझने से फार्मूला बन जा रहा है तो वहाँ पर कंसेप्ट पे फोकस कर लीजिए। उसी तरह से इसमें देखिए, इसमें हम क्या बताए थे कि इसमें भी हमें फार्मूला तो इसी टाइप से लगाना है, लेकिन वैल्यू कौन सा लेना है, मैक्सिमम वाला। और मैक्सिमम क्यों लेना है ये अभी बताए थे हम। तो इसमें क्या कर देंगे हम, जैसे TEJ इसके लिए जब निकालेंगे, TEJ जब निकालेंगे तो क्या होगा, इधर जो भी इवेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर TEI हम मान लेते हैं, TEI इवेंट था यहाँ भी, ये भी TEI, ये भी TEI, मतलब यहाँ पर जो भी आपका इवेंट था, ठीक है, TIJKL कुछ भी आप मान सकते हैं कि मतलब यहाँ वाला इवेंट प्लस ये टाइम, फिर यहाँ वाला इवेंट का अकरेंस टाइम प्लस ये एक्टिविटी का टाइम, उसी तरह से यहाँ का टाइम प्लस ये वाला। अब इन तीनों को ऐड करके जो आपका मैक्सिमम आता है वो वाला वैल्यू इसमें आपको लेना है। ठीक है, उसी तरह से इधर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें जैसे अगर हम
ये बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी उधर से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जैसे पहुँचे, यानी कि TLI हमको निकालना है, यानी कि लेटेस्ट अलाउेबल अकरेंस टाइम ऑफ इवेंट आई का। ठीक है, तो TLI जब निकालना है तो क्या करेंगे, TLI के लिए क्या होगा कि हमें ये वाला तो पता था, यानी कि TLJ पता है अपना। ठीक है, अब इसमें से हम ये एक्टिविटी का टाइम घटा देंगे अगर, तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सिंपल माइनस कर दीजिएगा TIJ। ये देखने के लिए है कि ये आपके पास फार्मूला है, लेकिन कोई फार्मूला कुछ वैसा नहीं है, बस आप ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन देख करके भी आप समझ सकते हैं कि अब इस यहाँ पर आपको पता है यहाँ तक आना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको घटा देंगे। अगर यहाँ का आपको पता है इधर जाना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसको जोड़ देंगे तो वहाँ चले जाएंगे। तो वही बस जोड़ और घटाव करना है। तो इसके लिए कोई वैसा रॉकेट साइंस है नहीं, ये आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम स्लैक के बारे में देखते हैं। स्लैक क्या होता है कि स्लैक एक्चुअल में होता है आपका कि लेटेस्ट अलाउेबल टाइम जो था आपका किसी भी इवेंट का, और माइनस में अर्लीस्ट वाला टाइम। ठीक है, यानी TL माइनस TE। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी इवेंट है आपका, ठीक है, ये कोई भी इवेंट है, इसको है कि आप कितना देर से शुरू कर सकते हैं कि इसमें आपका कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का जो ड्यूरेशन है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब कि प्रोजेक्ट अगर आपका 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो 10 दिन में ही कंप्लीट हो। ठीक है, तो वैसा टाइम, और इसमें से माइनस कर देते हैं कि अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कि कितना पहले से पहले हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस होता है। तो स्लैक का ये मेन मतलब होता है कि देखिए अगर दोनों टाइम सेम हो जाए आपका, यानी कि TL और TE अगर इक्वल हो जाएगा तो स्लैक क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा स्लैक। ठीक है, तो अगर स्लैक 0 होता है तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका क्रिटिकल है। कहने का ये मतलब हुआ कि आप इसको जैसे देखिए यहाँ से अगर TL लेटेस्ट टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 5 दिन के बाद से स्टार्ट कर ही देना है आपको। अगर 5 दिन के बाद अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं, 5 दिन तक में स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर 5 से जितना ज़्यादा लेट कीजिएगा तो आपका टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी डिले हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतना दिन में आपको करना है। और ये 0 कब होगा, जब TE भी इसी के बराबर हो जाए, यानी कि, और ये क्या बोल रहा है कि पहले से पहले, यानी TE भी 5 है, यानी कि कम से कम तो 5 दिन लगेगा ही इसको अकर करने में। ठीक है, मतलब कि कम से कम 5 दिन इसको अकर करने में लगेगा ही, यानी कि TE भी 5 है और TL भी 5 है, यानी कि जितना जल्दी ये अकर करेगा उतना ही जल्दी इसको स्टार्ट भी कर देना है अब। यानी कि इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा टाइम है नहीं कि आप इसको डिले करा सकें। ठीक है, तो वैसा जो भी एक्टिविटी वैसा होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल कहने का मतलब हुआ कि अगर क्रिटिकल एक्टिविटी है आपका तो उसमें अगर आप थोड़ा भी अगर डिले करते हैं तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम TL ग्रेटर देन 0 की बात करें, ग्रेटर देन 0 ये कब होगा, जब TL ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो TL है, TL अगर 5 दिन है और TE इससे कम है, यानी TE मान लीजिए 3 दिन ही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये आपका जल्दी से जल्दी अगर इसको अकर करना है तो 3 दिन में ये आपका इवेंट आ जाएगा। और फिर बोल रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 दिन में आप अगर यहाँ से काम अगर शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आप यहाँ से काम शुरू कर दे रहे हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो स्लैक का मेन यही काम है कि आपको प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना है। भले आप यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए या थोड़ा जल्दी कर दीजिए, जो करना है यहाँ पर कर सकते हैं आप, लेकिन प्रोजेक्ट डिले नहीं कराना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला कि आपका ये है कि मतलब ये एक्टिविटी, ये जो इवेंट आपका यहाँ पर अकर कर रहा है वो 3 दिन में ही आ जा रहा है। यहाँ पर आप 5 में से 3 अगर घटा देते हैं तो क्या होगा, ये अगर हम 5 - 3 कर दे तो ये 2 डेज का जो आया, तो 2 डेज का यहाँ पर स्लैक है। स्लैक क्या है, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव स्लैक आया। यानी कि यहाँ पर आप 2 डेज का आप यहाँ चाहिए तो आप डिले कर सकते हैं अपना आगे का और सब भी काम देखते हुए, कि अगर यहाँ पर 2 डेज का अगर हम डिले करते भी हैं तो आपको इसमें आगे प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल है ही नहीं, कोई इससे दिक्कत है ही नहीं, तो सब क्रिटिकल बोल दिए। अब देखिए, अब एक लास्ट केस बचता है S
लेस देन इक्वल मतलब लेस देन 0 पर। लेस देन 0 ये कब आएगा, जब आपका टीई ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि टीई कितना हो जाएगा अब इस केस में, टीई मान लीजिए कि 7 डेज है और टीई 5 डेज है, ठीक है। टीई 7 डेज हो गया और टीएल ये जो है आपका 5 डेज है। कहने का ये मतलब है कि ये बोल रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद आप इसको काम शुरू कर देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होता, ठीक है। ये टीएल क्या बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 5 दिन के बाद अगर हम यहाँ पर से काम स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। और ये क्या बोलता है टी, ये बोल रहा है कि कम से कम तो आपको 7 दिन लगेगा ही लगेगा, तब जाके ये इवेंट आपका अगर करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 7 दिन में हम यहीं पहुंचेंगे। वो बोल रहा है कि अगर 5 दिन के बाद यहाँ से आप आगे चले जाते हैं तो आपका डिले नहीं होता, लेकिन आप तो 7 दिन यहीं तो लगा दिए, यानी कि 2 दिन तो ऑलरेडी अब डिले हैं, ठीक है। तो 2 दिन जब हम ऑलरेडी डिले हैं तो यहाँ पर से अगर हम जैसे टीएल निकाले, ये स्लैक निकाले, तो स्लैक क्या हो जाएगा 5 - 7 हो जाएगा, क्योंकि टीएल माइनस टी होता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ गया 2, ठीक है, यानी कि ये लेस देन 0 है, निगेटिव स्लैक है। तो इसको हम चाहिए तो आप निगेटिव स्लैक भी बोल सकते हैं और चाहिए तो सुपर क्रिटिकल भी बोल सकते हैं। सुपर क्रिटिकल कहने का ये मतलब हुआ कि आपका ये जो एक्टिविटी है, ये जो आपके यहाँ से जो अभी एक्टिविटी आपका चलेगा वो ऑलरेडी आपका डिले हो चुका है। यहाँ पर ऐसे भी देखिए, ये तो ऑलरेडी 2 दिन का डिले हो ही चुका है, क्योंकि 2 दिन अब ये काम कितना भी है, ये जब तक आकर करेगा नहीं इसके आगे काम हम कर नहीं सकते हैं। यानी कि ये काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन पे ही स्टार्ट कर देना था, लेकिन अभी तो आप इसको स्टार्ट 5 दिन पे नहीं कर पाइएगा, 7 दिन के बाद ही होगा। तो इसीलिए ये इस टाइप की एक्टिविटी कहलाता है सुपर क्रिटिकल। तो आपके ऑब्जेक्टिव में बस यही सब पूछता है कि अगर स्लैक ग्रेटर देन 0 है तो किस टाइप का एक्टिविटी होता है, और लेस देन 0 है तो किस टाइप का एक्टिविटी होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम पर्ट की बात करते हैं, जैसे पर्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पर्ट में आपका यही चीज़ आता है, स्लैक के नाम से जाना जाता है। अगर यही सीपीएम में हम पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को हम फ्लोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो फ्लोट है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। फ्लोट बहुत तरह का होता है, फ्लोट से बहुत क्वेश्चन भी आता है, वो हम लोग जब सीपीएम का लेक्चर देखेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर इस चैनल को तेज़ी से लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।